रेखा गुप्ता ने बतौर दिल्ली के नए मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली है। अपना कार्यभार भी संभाला। उसके साथ साथ आपको बता दें, अब से कुछ ही देर में यमुना वासुदेव घाट वो पहुंचेंगी, जहां पे पूजा अर्चना में वो शामिल होंगी। हमारे संवाददाता प्रशांत त्यागी की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। आज रेखा गुप्ता ने शपथ ले ली है और उन्होंने अपना जो कार्यभार है वो भी सचिवालय जाकर संभाल लिया है। अब जानकारी है कि सबसे पहले जो है वासुदेव घाट, जो कि यमुना का घाट है और ISBT कश्मीर गेट के पीछे जो पड़ता है वहाँ पर वो आएंगी और पूजा अर्चना करेंगी। तैयारी आप देख सकते हैं किस तरह से जो मंच है वो एक तरह से यहाँ पे सजा दिया गया है। पूरी व्यवस्था जो है वहाँ पर दुरुस्त कर ली गई है। दिल्ली पुलिस की निगरानी में ये देखा जाए तो पूरी सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर की गई है। पंडित यहाँ पर मौजूद हैं और यहाँ पर ऐसी जानकारी है कि खुद मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता आएंगी। उनके मंत्रिमंडल के जो 6 मंत्री हैं वो सभी यहाँ पर पहुँचेंगे। पूजा अर्चना होगी क्योंकि यमुना एक बड़ा मुद्दा इस दिल्ली विधानसभा चुनाव में रहा और जब अंदाज़ा यही था कि जब नतीजे आए उसके साथ से ही जो है वो काम का जो है यमुना का साफ सफाई का वो शुरू हो गया था। और इसी के चलते जो आज पहली जो चीज़ है, पदभार संभालने के बाद रेखा गुप्ता यहाँ पर पहुँचेंगी, अपने मंत्रिमंडल के साथ पूजा करेंगी। एक तस्वीर आपको और दिखाना चाहेंगे क्योंकि यमुना घाट ये है, वासुदेव घाट ये है, तो आप देख सकते होंगे कि जो सफाई है वो पूरी तरह से यहाँ पर की जा रही है। मशीन के द्वारा यहाँ पर सफाई का जो कामकाज है यमुना के अंदर वो शुरू हो चुका है। जो यमुना की सफाई का काम है वो कुछ दिन पहले ही शुरू हो गया था क्योंकि बीजेपी का शुरुआत से ही कहना है कि अगर हम लोग सत्ता में आएंगे तो सबसे पहला जो काम होगा वो यमुना की सफाई को लेकर होगा। यानी कि जो नई सरकार है वो यमुना की सफाई को लेकर तत्पर नजर आ रही है और कई बड़े जो फैसले हैं वो ऐसी अंदेशा है कि जो कैबिनेट मीटिंग होगी उसमें नव नियुक्त जो मुख्यमंत्री हैं वो कई फैसले ले सकती हैं। अब देखना महत्वपूर्ण होगा कि जो वायदे बीजेपी ने जनता से किए हैं उसको कब तक और कितना जल्द पूरे करते हैं। कैमरा पर्सन मनु के साथ प्रशांत त्यागी, भारत एक्सप्रेस, दिल्ली। तो देखिए, वादे तो पूरे किए गए हैं, अब देखना होगा कि ये वादे पूरे हो पाते हैं या नहीं। मृगांक प्रभाकर अधिक अपडेट्स के साथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मृगांक, आपसे कुछ ही देर में यमुना घाट पहुंचेंगी दिल्ली के CM। उससे पहले देखिए, अब सवाल यही है कि क्या चुनौतियां होने वाली हैं सरकार के पास। महिला मुख्यमंत्री होने के नाते बहुत ज़रूरी हो जाता है महिलाओं की सुरक्षा। यमुना की सफाई एक अहम मुद्दा। दिल्ली के लॉ एंड ऑर्डर को किस तरीके से मेंटेन किया जाए, पॉल्यूशन को किस तरीके से कंट्रोल किया जाए, तमाम चीज़ें हैं। क्या लगता है आपको कि राह जो है वो आसान होने वाली है कि नहीं? बिल्कुल, देखिए करिश्मा, मुझे 2 चीज़ें दिखाई दे रही हैं। पहली चीज़ तो साफ तौर पे ये दिखाई देती है कि अभी थोड़ी देर बाद ही जो है कि कैबिनेट मीटिंग होगी और उसमें जो दिल्ली के 6 मंत्री बने हैं उनको उनके पोर्टफोलियोज़ को मुझे लगता है उस कैबिनेट मीटिंग के अंदर डिसाइड कर लिया जाएगा। और सूत्रों के हिसाब से जो हमारे पास जानकारी भी आ रही है कि मुख्यमंत्री अपने पास जो है फाइनेंस भी रख सकती हैं, होम भी रख सकती हैं और तमाम जो डिपार्टमेंट्स, जो महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट्स हैं वो अपने पास रख सकती हैं। लेकिन 2 फ्रंट पर मुझे लगता है कि चुनौती साफ तौर पर दिखाई देगी। पहली तो भारतीय जनता पार्टी को मैं एक लंबे समय से देखता आ रहा हूं और 27 साल बाद उनको एक सरकार मिली है और इस दौरान जो है तमाम उतार चढ़ाव भारतीय जनता पार्टी ने देखे हैं और गुटबाजी भी चरम पे रही है। तो सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात रहती है एक महिला मुख्यमंत्री और 6 पुरुष मुख्यमंत्री रहेंगे और उसमें भी कुछ लोग कद्दावर हैं। प्रवेश वर्मा कद्दावर है, कपिल मिश्रा उसमें कद्दावर है। तो क्या क्या वो जो कह सकते हैं कि एक साफ तौर पर एक ग्राउंड दिखाई देगा, लेवल प्लेइंग फील्ड दिखाई देगी। कहीं भी किसी तरीके को कोई क्लैश ऑफ इंटरेस्ट तो नहीं दिखाई देगा, कहीं कोई गुटबाजी तो नहीं दिखाई देगी। क्योंकि दिल्ली में ये अक्सर देखने को मिला है, भारतीय जनता पार्टी जो प्रदेश राजनीति हुआ करती है उसमें ये अक्सर ये सारी चीजें देखने को मिली है। तो मुझे लगता है पॉलिटिकल फ्रंट पर तो निश्चित रूप से रेखा गुप्ता के सामने इस तरह की एक जो CM के सामने एक चुनौती होगी। दूसरा, एक चुनौती जो है गवर्नेंस के ऊपर लेकर एक चुनौती बड़ी हो सकती है। वो चुनौती इस बात को लेकर हो सकती है कि जो संकल्प पत्र में भारतीय जनता पार्टी ने खुद एक बहुत सारी जो फ्रीबीज दे दी थी उन फ्रीबीज को अगले 5 साल तक जनता के बीच में पहुंचाना और ये कहना कि जो हमने आपसे वायदे किए थे वो हम आपको दे सकते हैं। तो आज की मुझे लगता है कैबिनेट मीटिंग जो है काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाली है क्योंकि हो सकता है कोई एक बड़ा अहम फैसला इस कैबिनेट मीटिंग में करके कैबिनेट मीटिंग के बाद दिया जाए जनता को और उसमें साफ तौर पर कहा जाए कि ये नई मुख्यमंत्री आई है, भारतीय जनता पार्टी आई है, अब हम आपको डायरेक्ट जो है उसका फायदा देते हैं। तो मुझे लगता है कि सबसे महत्वपूर्ण जो रहने वाला है वो 2500 रुपये जो
वायदा किया गया था कि हर महिला के खाते में दिल्ली में अगर भारतीय जनता पार्टी सरकार आती है तो उसके शुरुआत की मुझे लगता है कि एक घोषणा हो सकती है। और हो भी क्यों ना, देखिए संदेश यहाँ पे एक चीज ये भी साफ रहा संदेश, क्योंकि पीएम मोदी कहते हैं कि अगले 2 साल में हमें सभी चुनावों को जीतना है, महिला मुख्यमंत्री बना दी कि महिला वोटर्स पर भी पूरा हमारा असर पड़ेगा। तो संदेश साफ है कि किस तरीके से महिला वोटर्स को अपने साथ रखना है। इसके साथ साथ क्योंकि अगर हम रेखा गुप्ता की बात करें तो पार्टी के भीतर और बाहर ऐसी कोई छवि नहीं रही है कि जहां पे उन्होंने विवादित बयान दिया, तो एक गैर विवादित नेता, इसका हम ये कह सकते हैं बीजेपी यहाँ पे फायदा भी उठाना चाहती है। ये बीजेपी की स्ट्रैटेजी रही होगी। देखिए, बीजेपी की स्ट्रेटेजी साफ तौर पे ये है कि बीजेपी की अगर पूरे एनडीए की बात करें तो मुझे लगता है कि 20 राज्यों के अंदर सरकार है और दिल्ली में उनकी सरकार आने के बाद 21वां राज्य हो गया, जहां 29 राज्यों में से एनडीए की सरकार 21 राज्यों के अंदर है। 20 राज्यों के अंदर कोई भी एनडीए में महिला मुख्यमंत्री नहीं है। हर तरीके के समीकरणों को भारतीय जनता पार्टी अब तक टेस्ट करती हुई आई है और ये 21वां राज्य होगा। और मुझे लगता है कि रेखा गुप्ता को सीएम चुनने पर एक नजीर पेश की गई है कि भारतीय जनता पार्टी का जो हमेशा कहा जाता है, जो विपक्ष आरोप लगाता है कि 33% आरक्षण वाली बात जो करता है, तो मुझे लगता है कि एक उसकी शुरुआत भर है कि हम 2500 रुपए ही नहीं देंगे, हम 2500 रुपए नहीं देंगे, हम एक महिला को मुख्यमंत्री भी बनाते हैं, एक आइकॉन के रूप में उसे प्रस्तुत करने की मुझे लगता है एक शुरुआत भारतीय जनता पार्टी ने एक की है, एक पॉलिटिकल नैरेटिव सेट करने की कोशिश की है। और जब प्रधानमंत्री एनडीए की बैठक में आज इस बात को कहते हैं कि 2 साल तक एनडीए किसी भी मतलब कोई भी चुनाव नहीं हारेगा, तो माइंड करिएगा कि अगले 2 साल में चुनाव हो कहां रहे हैं। ये काफी महत्वपूर्ण है। देखिए, बिहार में चुनाव है, बिहार में गठबंधन का चुनाव है और उसमें कहीं ना कहीं जेडीयू और भारतीय जनता पार्टी मिलकर चुनाव लड़े थे। तो एक एनडीए के जो घटक दल हैं उनको भी एक संदेश देने की कोशिश की गई है कि भारतीय जनता पार्टी उनके साथ खड़ी है। और जो मॉडल, चाहे वो महाराष्ट्र में मॉडल अपनाया गया लाड़की बहना योजना से, जो दिल्ली में मॉडल अपनाया गया, उसको क्रियान्वयन करने का समय आ गया बिहार के अंदर। तो साफ तौर पर है कि बिहार के में चुनाव है, 2025 के अंत में चुनाव होना है। 2026 में जिन राज्यों के अंदर चुनाव हो रहा है, मुझे लगता है कि ये बड़ी बात प्रधानमंत्री ने आज कही है, क्योंकि जिन राज्यों में चुनाव होना है वहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है। मसलन केरल में उनकी सरकार नहीं है, उनकी तमिलनाडु में उनकी सरकार नहीं है, असम में उनकी जरूर सरकार है। तो निश्चित रूप से अपने विपक्षियों को भी एक संदेश देने की उन्होंने कोशिश की है साफ तौर पर कि एनडीए पूरी तरीके से तैयार है, चुनाव लड़ने के लिए हम तैयार हैं और पूरे ताकत के साथ हम चुनाव और अपनी योजनाएं, अपनी जो मॉडल हैं उसको लेकर चुनावी मैदान में आ रहे हैं। तो साफ उन्होंने कह दिया कि तैयारी का समय है। जी से कुछ ही देर के बाद यमुना घाट पहुंचेंगी मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता। तस्वीरें लगातार सामने भी आ रखी हैं और देखिए ये तस्वीरें सामने आ रही हैं। जेपी नड्डा को भी आप इन तस्वीरों में देख पा रहे होंगे और इसके अलावा जो कैबिनेट के तमाम मंत्री हैं वो भी। आपको बता दें कि अभी फिलहाल गंगा आरती में वो शामिल होंगी। इसके बाद कैबिनेट की एक अहम मीटिंग भी है और उस अहम मीटिंग में भी रेखा गुप्ता शामिल होगी। तो मंत्रियों के साथ यमुना घाट पहुंची हैं सीएम रेखा गुप्ता और यमुना आरती में वो शामिल होंगी। फिलहाल ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें सामने आ रही हैं जहां तमाम मंत्रियों के साथ यमुना घाट पहुंची हैं सीएम रेखा गुप्ता। तो यमुना की सफाई एक अहम मुद्दा इस वक्त बना हुआ है और कुछ देर पहले उन्होंने चार्ज संभाला। तस्वीरें हमने आपको दिखाई जिसमें उन्होंने साफ तौर से कहा था कि सीएम आवास सभी के लिए खुला है, एक एक दिन हम व्यर्थ नहीं जाने देंगे, लगातार दिल्ली के विकास को लेकर काम होगा और महिला मुख्यमंत्री होने के नाते महिलाओं को आखिर किस तरीके से दिल्ली में सुरक्षा दी जाएगी, लॉ एंड ऑर्डर को किस तरीके से दुरुस्त किया जाएगा, इस पे पूरा फोकस होगा। इससे पहले आपको बता दें कि पीएम मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा, तमाम बड़े लोग जो हैं और इसके अलावा अलग अलग राज्यों के सीएम, डिप्टी सीएम पहुंचे थे शपथ ग्रहण समारोह में। और फिलहाल ये जो गंगा आरती हो रही है इसमें तमाम मंत्री पहुंचे हैं सीएम रेखा गुप्ता के साथ। मृगांक लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, हमें अपडेट दे रही हैं। मृगांक, तस्वीरों में हम देख रहे हैं तमाम मंत्रियों के साथ यमुना घाट पहुंची हैं सीएम रेखा गुप्ता। संदेश देखिए, जैसा कि हम इससे पहले भी जिक्र कर रहे थे कि एक बड़ा संदेश देने की कोशिश की महिला मुख्यमंत्री दिल्ली को दी गई है। अब उनके ऊपर जिम्मेदारियां काफी होंगी। मृगांक,
देखिए, निश्चित रूप से जिम्मेदारियां काफ़ी होंगी। जैसे मैंने पहले भी कहा था कि पॉलिटिकल फ्रंट पे भी उनके पास जिम्मेदारियां काफ़ी होंगी, उससे भी जूझना होगा। और गवर्नेंस को लेकर निश्चित रूप से, क्योंकि जो पिछली सरकार गई है उसमें कहीं ना कहीं इस बात का ठीकरा फोड़ा गया कि जो वो गवर्नेंस जिस तरह की वो कर रहे हैं वो गवर्नेंस दिल्ली के लिए मुफीद नहीं है। और अगर दिल्ली को वर्ल्ड क्लास सिटी अगर बनाना है तो निश्चित रूप से दो चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हो जाती हैं। पहला तो ये कि आपको स्वच्छ जल मिले, तो उसकी कवायद तो भारतीय जनता पार्टी ने जो है जिस समय से वो जीत के आए हैं तभी से उन्होंने शुरू कर दी। और वो गंगा की जो सफाई का अभियान जो शुरू किया गया वो एक बानगी दिखाई देती है। दूसरा एक महत्वपूर्ण मुद्दा जो है पॉल्यूशन का रहने वाला है इस दिल्ली के अंदर, कि वो पॉल्यूशन को वो किस तरह से कम करें। तो मुझे लगता है इस फ्रंट पर निश्चित रूप से एक चुनौती रहेगी। जहां तक लॉ एंड ऑर्डर का सवाल है, वो लॉ एंड ऑर्डर का जो दिल्ली का लॉ एंड ऑर्डर है वो केंद्र सरकार के अंडर आता है, वो गृह मंत्रालय के अंडर आता है। तो मुझे लगता है कि डबल इंजन की सरकार होने पर उनको किसी तरीके का कोई ज़्यादा जो है वो नहीं होगा, कोई मतलब डायरेक्टली वो सेंट्रल से कंट्रोल होगा। तो मुझे नहीं लगता कि उस फ्रंट पर कोई दिक्कत होने वाली है। लेकिन एक चीज का निश्चित रूप से फायदा दिखाई देता है कि जो अब तक फाइलें गवर्नेंस के नाम पे केजरीवाल एलजी को भेज रहे थे, अब शायद उसके अंदर बोन ऑफ कंटेंशन किसी प्रकार का नहीं दिखाई देगा। वो क्लियर कट जो है पास हो जाएगी, क्योंकि वो गृह मंत्रालय के डायरेक्ट अंडर में आता है और केंद्र में बीजेपी की सरकार और प्रदेश में भी बीजेपी की सरकार। तो मुझे लगता है कि डबल इंजन सरकार का उन्हें यहां फायदा मिलेगा। केवल अब तो जो एलजी होंगे मात्र केवल जो है कैबिनेट के डिसीजन पे हामी भरेंगे और वो केंद्र को फाइल भेज दिया जाया करेगी। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि वो जो रास्ता था रुकावट का वो साफ हो गया है। तीसरा महत्वपूर्ण यह है कि जो संकल्प पत्र भारतीय जनता पार्टी का, जिस तरह से मैंने पहले भी बताया था, उसके सामने चुनौती रहने वाली है। और वो इसलिए भी रहेगी कि क्योंकि कई राज्यों के अंदर उन्होंने जो डायरेक्ट बेनिफिशियरीज जो महिलाएं हैं उनके अकाउंट में वो चाहे लाड़की बहन योजना जो है महाराष्ट्र के अंदर हो, झारखंड के अंदर वो निश्चित रूप से चुनाव लड़े थे, उन्होंने गोगो दीदी योजना की बात की थी। इस तरह से हरियाणा में वो योजना लागू की गई थी। तो एक चुनौती ये रहने वाली बात है कि वो ढाई हजार रुपया जो है जिस दिन कैबिनेट की पहली बैठक हो, मुझे लगता है इसके ऊपर फैसला हो सकता है। तो अगले एक महीने के अंदर वो पैसा उनके अकाउंट में डायरेक्ट पहुंचाया जा सकता है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इसमें आज इसमें कैबिनेट की बैठक में इसके ऊपर फैसला हो सकता है। दो तीन महत्वपूर्ण विषय और रह सकते हैं कि ये सवाल जरूर उठेगा कि दिल्ली के अंदर जो बिजली पानी और जो सुविधा फ्रीबीज चल रही थी, अब तक केजरीवाल सरकार दे रहे थे। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि जो योजनाएं चल रही थी वो योजनाएं हम उनको जारी रखेंगे। मतलब जो बिजली के अंदर जो सब्सिडी मिल रही थी 200 यूनिट की वो जारी रहेगी। बिजली का और जो पानी का बिल आ रहा था उसमें वो सब्सिडी जारी रहेगी। एक कहीं ना कहीं एक और योजना जो लगातार एक कंटेंशन बनी थी और जिसमें लगातार केजरीवाल के ऊपर वार करती रही भारतीय जनता पार्टी, वो ये थी कि केंद्र की आयुष्मान योजना वो केजरीवाल लागू नहीं होने दे रहे थे। तो मुझे लगता है कि आयुष्मान योजना दिल्ली में लागू करने के लिए एक बड़ी चुनौती हो सकती है, क्योंकि दिल्ली का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है हॉस्पिटल्स के केस में, हेल्थ के केस में, क्योंकि 2-3 अगर सेंट्रल हॉस्पिटल्स को अगर छोड़ दे तो जो मोहल्ला क्लिनिक जो कंसेप्ट चलाया गया था, क्या भारतीय जनता पार्टी उस कंसेप्ट को जीवित रखेगी या उसको नया मॉडल लेकर आएगी? जैसे कई बार हो चुका है कि जिस तरह से जैसे जो देश के अंदर मनरेगा योजना कांग्रेस सरकार ने शुरू करी थी, तो भारतीय जनता पार्टी ने उसे खत्म नहीं किया है। इनफैक्ट उसमें मॉडिफाई करके, उसमें नंबर ऑफ डेज बढ़ा के, उसमें एलोकेशंस बढ़ा के उसको कंटिन्यू करती रही। और ये बात प्रधानमंत्री कई बार कह भी चुके थे कि पार्लियामेंट के अंदर कि कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कि आप ये योजनाएं बंद नहीं की जाएंगी, आपकी योजना हम चलाएंगे और बहुत तरीके से चलाएंगे। तो मुझे लगता है कि वो योजना शायद उस पर कोई डिसीजन नहीं लेंगे ये लोग और वो योजना चलती रहेंगी। तो काफी सारी जो महत्वपूर्ण योजनाएं जो संकल्प पत्र के अंदर है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए एक चुनौती होने वाली है, क्योंकि एक बहुत 3-4 पेज का एक संकल्प पत्र बनाया गया था और उसके अंदर तमाम योजनाओं का वर्णन किया गया है। नहीं, लेकिन मृगांक ये जो तस्वीरें सामने आ रखी हैं इसको थोड़ा सा दिखाना जरूरी हो जाता है कि फिलहाल वहां पे तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। अब से कुछ ही देर में देखिए आरती शुरू होने वाली हैं। रेखा गुप्ता जो कि सीएम है उनको आप देख पा रहे होंगे, तमाम मंत्रीगण भी हैं। मृगांक, लेकिन एक चीज हो जाती है कि यमुना मैया का आशीर्वाद यहाँ से क्या संदेश देने की कोशिश हो रही है, क्योंकि डे 1 है और डे 1 आते ही रेखा गुप्ता का ये कहना कि हम एक दिन व्यर्थ नहीं जाने देंगे, हम दिल्ली के विकास की बात करेंगे। और इसी दौरान पीएम मोदी का ये स्टेटमेंट आता है कि अब जो बाकी राज्यों में चुनाव है उनको भी जीतना है, यानी कि एनडीए के कुनबे को आखिर किस तरीके से बढ़ाना है, इस पे काम किया जाएगा।
देखिए, जहाँ तक अपोजिशन का सवाल है, मैं पहले दूसरी बात का जवाब देता हूँ, फिर मैं जी। आपके पहले सवाल पे आऊँगा कि आरती का एक संदेश देने की आरती के नाम से देश में कोशिश की जा रही है। एक महाकुंभ देश में आयोजित हुआ है, उसमें कितने लोग आस्था से उसका जुड़े हुए हैं, तो कहीं ना कहीं इस देश की नदियों में साफ तौर पे एक चीज़ दिखाई देती है, वो कहीं ना कहीं आदमी की आस्था से जुड़ी हुई है। और भारतीय जनता पार्टी का तो साफ तौर पर अगर देखें, लार्जर कैनवास के ऊपर देखें, तो वो नैरेटिव है, वो नैरेटिव से लोगों को जोड़ने की कोशिश की जा रही है। जो नदी मतलब काफी समय से गंदी चल रही थी उसमें, और वो कहीं ना कहीं चुनाव में मुद्दा भी बना उसको लेके, तो मुझे लगता है कि एक प्राथमिकता थी भारतीय जनता पार्टी की चुनाव की जीतने से पहले, जब जीते हैं उसके बाद ही, कुछ दिन बाद ही जो है उन्होंने शुरुआत की कि यमुना की सफाई का काम शुरू किया। तो कहीं ना कहीं आस्था का प्रतीक, और जो है कहीं ना कहीं जो है ये समझ लीजिए कि गवर्नेंस, गुड गवर्नेंस का एक नैरेटिव सेट करने की भारतीय जनता पार्टी कोशिश कर रही है। लेकिन जहां तक प्रधानमंत्री का है कि एनडीए के घटक दलों को लेकर, मुझे लगता है कि अब ज्यादा कोई बड़ा विपक्ष रह नहीं गया है। रीजनल पार्टीज को किस तरह से डिसेमिनेट किया जाए, उनको किस तरह से खत्म करके जो है केवल दो ही इस देश के अंदर नेशनल पार्टी रहे, तो मुझे लगता है कि जिन राज्यों के अंदर चुनाव होने वाले हैं उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो है बिहार रहने वाला है, क्योंकि हिंदी भाषी क्षेत्र के अंदर वो सबसे बड़ा राज्य बसता है कि जहां पर भारतीय जनता पार्टी अकेले सरकार में नहीं है, गठबंधन में सरकार में है। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी, जैसा कि मृगांक आप भी बता रहे थे कि किस तरीके से अगर हम भारत देश की बात करें तो लोगों की आस्था आखिर कितनी जुड़ी हुई है इन नदियों से, और खासतौर से अगर हम दिल्ली की बात करें तो यमुना का जो मुद्दा है वो बेहद गरमाया हुआ है यमुना की सफाई को लेकर। और आज जैसे ही रेखा गुप्ता ने पदभार संभाला, सबसे पहले वो यमुना आरती में शामिल होने के लिए पहुंची। तो संदेश यहाँ से साफ है कि यमुना की सफाई एक अहम मुद्दा हमारी रहेगा। और दूसरा संदेश ये है कि नदियों के प्रति जो आस्था है, खासतौर से जो पवित्र नदियाँ हैं और लोगों की इसमें आस्था जुड़ी हुई है, तो एक मास्टर कार्ड यहाँ से भी खेलने की कोशिश की गई है कि आखिर किस तरीके से लोग जो हैं वो धर्म से जुड़े हुए हैं, और उसको लेके आगे बढ़ते हुए भारतीय जनता पार्टी तस्वीरें आपके सामने। अरे यार, गुरुजी का शॉट खराब हो गया। ओम श्री महागणाधिपतये नमः। लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः। उमामहेश्वराभ्यां नमः। वाणीगणनाभ्यां नमः। श्रीवृंदाभ्यां नमः। आदर्शमलेभ्यो नमः। विष्णुदेवताभ्यो नमः। कुलदेवताभ्यो नमः। ग्रामदेवताभ्यो नमः। भाग्यदेवताभ्यो नमः। वासुदेवताभ्यो नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। सद्गुरुदेवाय श्रीमहागणाधिपतये नमः। पुष्पाण्यादाय प्रार्थना तदेव लग्नं सुदिनं तदेव ताराबलं चन्द्रबलं तदेव विद्याबलं दैवबलं तदेव लक्ष्मीपदे तेन युगं महाकाय सूर्यकोटिप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे सर्वकार्ये सर्वदा वक्त्रे महागणाधिपतये नमः। नक्षत्रबन्धुवाक्यादाय संकल्पः ओम विष्णवे नमः। पिंडलिंगे विष्णवे नमः। विष्णवे नमः। विष्णवे नमः। श्रीमद्भगवतो महापुरत्रविष्णुपुराज्ञाप्रमाणशीर्वाराः कल्पयं मोदीपे वरखण्डे वरदवर्गे आर्यावर्तेदेवचित्रे इन्द्र रत्नविद्रान्तकस्त्रीः यमुनाः घाटस्थले कलियुगे कलियुगचरणे कालागन्धस्तरे मासनमासुमे मासे फाल्गुनमासे स्वः प्रतिपक्षेभ्यः साधनदायां गोत्रः जितने लोग उपस्थित हैं अपने गोत्र का उच्चारण कर लीजिए, अपना नाम ले लीजिए। माता पिता भाई बहन मित्र मंडली समस्त परिवार कुटुंब इष्ट मित्र बंधु बांधव हेतु
आयु आरोग्य ऐश्वर्य वृद्ध्यर्थञ्च श्रुति स्मृति प्राणोक्त पुण्य प्रदार्थार्थं कायिक वाचिक मानसिक ज्ञात अज्ञात दोष दूरीकरणार्थञ्च दिनं कुण्डल्यां व्रत कुण्डल्यां केचित् लगन चतुर्थ अष्टम द्वादश भाव अशुभ ग्रह अशुभ शमनार्थञ्च शुभ ग्रह शुभल पूजार्थञ्च आगतानां जीवने आदि व्याधि पीडाः दूरीकरणार्थञ्च राजनित्यात्मन्ता पूजार्थञ्च भगवतः श्री सामसदा युधन्नार्थञ्च धर्मदेवधन्नार्थञ्च कालिन्दी पूजनम् आराध्यं ब्राह्मणद्वारा अहम् आचरिष्ये ॐ गणपतये नमः एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्। अरे भाई क्या दिक्कत है? अंजनीयाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात्। कुंकुमादायुधोमिता मयानिवेदा वस्त्याभ्यहारः परमेश्वरः काल्यानुगन्धेनी मालत्यादिवेत्रो मयादायुत्थानि भूयानं प्रतिवीरः श्रियं मद्गोविन्दा दुर्गमेवकरे रहाणा परमेश्वरः सोमातवाजां ब्रह्मणा वन्दमानिकरा तेन जमानो हरे हरे नमः वरुणे हवोर्धुर्गुणधमान आयो नमो गंगे जमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिन्धु कावेरी जलेऽस्मिन् सन्निधे कुरु त्वदीयं वस्तु गोविन्द तुभ्यमेव समर्पये ग्रहाणात्मतो भूत्वा श्रीराम परमेश्वरः शर्करा खण्डखाद्यानि करीशीलयुगानि च आहारं भक्तमोद्यं च नैवेद्यं दर्शयेत फलितं सर्वं त्रैलोकस्य चराचरं प्रथमा फलप्रदानेन पूर्णः सन्तु मनोरथः। ओमासुधातो ज्योतिवासः धर्मपरोधमानव्यः धातो अग्ने पितरो भगं गङ्गैत्वविभावासु गणेश्वराय वरदाय दुरप्रियाय लम्बोदराय जगदाय जगद्धिताय नागाननाय दुर्याय विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते अरे मैडम, अरे इसको हटाओ, ये कौन है ये? अरे हट जाओ यार बीच में से। तो पूरे मंत्रोच्चार के साथ आप देख सकते हैं अपने मंत्रिमंडल के साथ रेखा गुप्ता दिल्ली की नई सीएम इस समय दिखाई दे रही हैं स्क्रीन पर। मां यमुना की आरती में शामिल हुई हैं और अब इसी से शुरुआत की है। उन्होंने अपने पदभार को संभाला है। कैबिनेट की मीटिंग होनी है थोड़ी देर में। प्रशांत लगातार हमारे साथ घाट से ही, वहीं से यमुना घाट से ही जुड़े हुए हैं। प्रशांत, पूरे मंत्रोच्चार के साथ मां यमुना की आरती में शामिल हुई और ये तस्वीरें लगातार आप दिखा ही रहे हैं। प्रशांत, सुन पा रहे हैं आप मुझे? मृगांक भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मृगांक, अब मां यमुना की आरती के साथ शुरुआत हुई है, कैबिनेट की मीटिंग भी होनी है, लेकिन उससे पहले ये वो तस्वीर है जो बताती है कि मां यमुना के लिए जो तमाम बातें और यमुना का मुद्दा उठा, उससे पहले बीजेपी ने यमुना आरती में शामिल होकर दिखाया है कि कितनी गहरी आस्था है मां यमुना के प्रति। बिल्कुल श्रद्धा, देखिए जिस तरह से एक नैरेटिव है इस देश में कि आस्था मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वो भारतीय जनता पार्टी उसे कैश करना जानती है, चाहे वो महाकुंभ हो, चाहे वो यमुना की आरती हो।
और बीजेपी का शायद एक नैरेटिव ये भी है कि दिल्ली को, जैसे केजरीवाल ने कहा था कि दिल्ली को पेरिस बनाना है, तो इस बार भारतीय जनता पार्टी का नैरेटिव ये है कि दिल्ली को विकसित बनाना है। तो विकसित बनाने के लिए मुझे लगता है कि जो स्वच्छ जल है वो सबसे बड़ी प्राथमिकता जो है भारतीय जनता पार्टी की रहने वाली है। उसकी बानगी साफ तौर पर दिखाई भी इस बात को देती है कि जैसे ही चुनाव खत्म हुए उसके बाद ही यमुना की सफाई का जो है काम शुरू भी हो गया है। लेफ्ट बैंक हो चाहे वो राइट बैंक हो, एक इलाहाबाद तक तमाम लोगों के लिए जीवनदायिनी है और उसकी पूजा करके एक इस तरह का जो पूजा करके और उसकी सफाई का अभियान शुरू करते भारतीय जनता पार्टी ने इससे सटे जितने भी शहर हैं एक नैरेटिव गढ़ने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी कर रही है और वो उसमें सफल भी होते हैं क्योंकि उनके पास उतना पैराफर्नेलिया है सारी चीज़ों को लेकर, उसमें सफल भी होते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन चुनौती निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत गवर्नेंस के रूप में जो है रहने वाली है। पहली कैबिनेट मीटिंग जो 7 बजे के आसपास शुरू होने वाली है उसमें एक बड़ा मुद्दा ये भी रह सकता है, सबसे बड़ा देखना होगा कि उसमें पहले तो एलोकेशंस जो होने वाले हैं, मिनिस्टर्स को पोर्टफोलियोज देने वाले हैं, उसके ऊपर कहीं ना कहीं उसके ऊपर चर्चा हो सकती है। और दूसरा ये भी हो सकता है कि आज कोई एक अहम फैसला ले, क्योंकि पहली बार एक सरकार चुन के आई है, 27 साल बाद एक सरकार चुन के आई है, तो कुछ ना कुछ निश्चित रूप से आज लोगों को एक सौगात देंगे। और सौगात में क्या हो सकता है? सौगात में वही हो सकता है जो भारतीय जनता पार्टी ने संकल्प पत्र में दिया है। क्या वो लाड़की बहन का जो योजना है, जो महिला सम्मान योजना के रूप में यहाँ लागू करने जा रही है, आज वो निश्चित रूप से इस कैबिनेट की बैठक के बाद ये पता लगेगा। लेकिन कहीं ना कहीं वो जल्द से जल्द चाहेंगे, वो जल्द से जल्द जरूर चाहे, भारतीय जनता पार्टी जरूर चाहेगी जल्द से जल्द कि ये जो महिला सम्मान योजना है वो जल्द से जल्द शुरुआत हो और उसका जो 2500 रुपया महीना बेनिफिशियरी अकाउंट में जल्द से जल्द पहुंचे। क्योंकि कहीं ना कहीं जो अब तक देखने में आया, चाहे वो महाराष्ट्र का चुनाव हो, चाहे वो हरियाणा का चुनाव हो, चाहे वो दिल्ली का चुनाव हो, जो आधी आबादी है वो कहीं ना कहीं अपने आप को भारतीय जनता पार्टी से अलाइन कर पाती है। हालांकि कई पार्टीज ने ये नैरेटिव दिया कि वो 3000 भी देंगे, कोई 2500 भी देगा, कोई 2100 भी देगा, लेकिन कहीं ना कहीं लगता है कि जो मोदी की गारंटी है, जो संकल्प पत्र में दिखाई देती है, उस पर आधी आबादी का कहीं ना कहीं जो है विश्वास दिखाई देता है। और शायद इसीलिए आज एक बड़ी बात प्रधानमंत्री ने एनडीए की बैठक में कही भी है कि अगले 2 साल तक होने वाले चुनावों में भारतीय जनता पार्टी हर चुनाव जीतने वाली है। तो मुझे लगता है कि ये जो गूंज है दिल्ली के चुनाव की, वो और राज्यों तक भी पहुंचेगी। और इस बात को इस तरह से भी आप देख सकते हैं कि किन राज्यों में चुनाव होने वाले हैं। बिहार, जहां गठबंधन की सरकार है, जेडीयू के साथ भारतीय जनता पार्टी ने कभी अकेले चुनाव नहीं जीता, तो निश्चित रूप से एक नैरेटिव है देने सेट करने की कोशिश की गई है कि अगला जो बिहार का चुनाव होने वाला है उसके लिए तैयारी एनडीए घटक दल तैयारी कर लें पूरी और उसके साथ चुनावी मैदान में जाएं। लेकिन जो 2026 के शुरुआत में चुनाव होने वाले हैं उन राज्यों के अंदर भारतीय जनता पार्टी कहीं भी सत्ता में नहीं है, सिर्फ आसाम को छोड़ के। केरल में चुनाव होने वाले हैं, तमिलनाडु के अंदर चुनाव होने वाले हैं। ये वो राज्य है जहां पर भारतीय जनता पार्टी को क्षेत्रीय दल से कहीं ना कहीं जूझना पड़ता है। तो शायद एनडीए के साथ वो लड़के ये नैरेटिव सेट करना चाहते हैं कि अब देश में अपोजिशन नहीं है, जितनी भी जो रीजनल पार्टी थी, चाहे वो शिवसेना हो, शिंदे गुट वाली हो, वो शिवसेना हुई, चाहे जो एनसीपी हुई, वो सब भारतीय जनता पार्टी के घटक दल में शामिल हो गए हैं। तो मुझे लगता है एक संदेश, एक ऑफर देने की भी कोशिश की गई भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कि जो घटक दल अपने आप को अलाइन समझते हैं और भारतीय जनता पार्टी की थिंकिंग से अपने को अलाइन करते हैं, तो वो मिलकर जो है चुनाव उन राज्यों के अंदर लड़ा जा सकता है। तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो आज प्रधानमंत्री ने जो बोला है उसकी गूंज जो है अगले चुनावों तक बिल्कुल सुनाई देगी। बिल्कुल। और अब दिल्ली में क्योंकि 27 साल बाद अभी वनवास खत्म हुआ है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, और उससे पहले ये सरकार बनते ही शुरुआती तस्वीरें आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, मां यमुना की आरती में शामिल हुई और तमाम बीजेपी के दिग्गज इसमें दिखाई दे रहे हैं। पूरा मंत्रिमंडल रेखा गुप्ता यानी कि मुख्यमंत्री के साथ है और बस कुछ ही देर में कैबिनेट की पहली मीटिंग जिसका इंतज़ार है हम सभी को, क्योंकि काफ़ी अहम ये मीटिंग मानी जा रही है। तस्वीर आप देख सकते हैं दिल्ली के कैबिनेट के तमाम मंत्री और मुख्यमंत्री के साथ मौजूद हैं। ये वो तस्वीर है, इसमें देख सकते हैं पूरे मंत्रोच्चारण के साथ यहाँ पर माँ यमुना की आरती की गई। सीएम इसमें शामिल हुए।
आप तस्वीरें आप देख सकते हैं ये जिसमें तमाम लोग आपको दिखाई दे रहे हैं। रेखा गुप्ता, वीरेंद्र सचदेवा, सीएम के साथ वीरेंद्र सचदेवा, प्रवेश वर्मा, मनजिंदर सिंह सिरसा, कपिल मिश्रा, तमाम पूरा मंत्रिमंडल उनके साथ मौजूद है। प्रशांत लगातार हमारे साथ हमें पल पल की अपडेट दे रहे हैं और ये तस्वीरें माँ यमुना की आरती की तस्वीरें आपके स्क्रीन पर, क्योंकि क्या अब ये बदलती राजनीति की तस्वीर है, इसके बाद ये बात कही जा सकती है, क्योंकि अब विकसित दिल्ली की बात भाजपा कर रही है। इस विकसित दिल्ली को बनाने के लिए, दिल्ली को पूरी तरीके से विकसित बनाने के लिए बहुत सारी चुनौतियां भी होंगी और बहुत सारी ऐसी पहल करनी होंगी सरकार को, ताकि दिल्ली विकसित हो पाए। प्रशांत लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रशांत, ये तस्वीर क्या कहती है ये तस्वीर, क्योंकि पहली बार दिल्ली की कोई सीएम होंगी जो ऐसे यमुना घाट पर पहुंची और वहां पर मां यमुना की आरती में शामिल हुई। सहयोगी बता रहे थे कि आस्था को कितना प्राथमिकता जो है बीजेपी देती है और इसी का संदेश जो है आज यहाँ से वासुदेव घाट, यमुना के घाट से दिया जा रहा है, जब बतौर मुख्यमंत्री का पदभार संभालने के बाद जो पहला राजनीतिक काम बतौर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता कर रही है वो पूजा अर्चना के साथ उन्होंने शुरू किया है। यमुना की आरती के साथ उन्होंने अपना कामकाज शुरू किया। उसके बाद कैबिनेट मीटिंग में वो शामिल होंगी और कई महत्वपूर्ण फैसले ऐसे जानकारी मिल रही है कि उसके अंदर लिए जा सकते हैं। लेकिन साफ संदेश बीजेपी सरकार के द्वारा दिया गया है कि जो मुद्दा यमुना का लगातार बीजेपी उठाती रही है, आम आदमी पार्टी की जब सरकार थी उनके सामने ये किस तरह से, हमने भी तस्वीरें देखी, आपने तस्वीरें देखी कि जब छठ का जो पर्व था उस वक्त किस तरह से झाग थे वो यमुना के अंदर दिखे थे। हालांकि कोशिश की गई थी कि छठ पर्व को मनाया जाए, छोटे छोटे जो घाट है वो बनाए गए थे, लेकिन इतना साफ पानी यमुना का नहीं था कि उसमें ठीक तरह से जो है उस पर्व को मनाया जा सके। तो एक बड़ा मुद्दा तभी से लेकर बीजेपी ने यमुना को लेकर बनाया था। हालांकि कांग्रेस ने भी उसको उठाने की कोशिश करी थी, लेकिन बीजेपी के जो वादे रहे उसमें जनता ने ज्यादा विश्वास किया। तो इसी का नतीजा है कि जो यमुना का मुद्दा था और उसकी जो शुरुआत है वो खुद मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने यहाँ पर पूजा अर्चना से शुरुआत की है और ये संदेश देने की कोशिश की है कि अगर यमुना की बात आती है तो बीजेपी सरकार पूरी तरह से इसकी साफ सफाई को लेकर तत्पर है और जो वायदा हमने किया है उसको हम पूरा करके दिखाएंगे। और जो सफाई का जो काम है, हालांकि अभी अंधेरा हो चुका है, मैं तस्वीरें नहीं दिखा पाऊंगा, लगातार मैं देख रहा हूं कि पिछले कई घंटों से जो सफाई का जो काम है वो यहाँ पर चल रहा है। यानी कि जल्द ही एक ऐसी तस्वीरें भी हमें देखने को मिलेंगी जब यमुना का जो काला पानी है वो ट्रांसपेरेंट होगा और पीने या फिर नहाने के योग्य उसको बीजेपी लगातार जो कह रही है वो करके दिखाएगी। विकसित दिल्ली का नारा जो है वो बीजेपी ने दिया है और लगातार यही कहना है कि डबल इंजन की सरकार अगर जब दिल्ली में काम करेगी तो विकास की जो रफ्तार है वो बढ़ जाएगी और जो विकास है दिल्ली के अंदर वो सभी को देखने को मिलेगा। अब बात अगर कैबिनेट की करें तो कई महत्वपूर्ण जो चीजें हैं वो आज इस कैबिनेट की मीटिंग में लिए जा सकते हैं। पहला जो है वो सीएजी की जो 14 रिपोर्टें लंबित पड़ी हुई हैं उनको सार्वजनिक किया जा सकता है। साथ ही साथ जो महिला सम्मान योजना है, जो 2500 रुपए देने का वायदा बीजेपी ने दिल्ली की जनता से किया है, उस पर मंजूरी दी जा सकती है। फ्री बिजली जो 300 यूनिट की बात की गई थी उस पर भी मंजूरी जो है वो दिल्ली की बिल्कुल प्रशांत, मुझे लगता है कि वो तमाम संकल्प पत्र में जो वादे हैं इस कैबिनेट की मीटिंग में, जैसा कि आपने महिलाओं की बात कही और जो इंटरनेशनल वुमेन्स डे है यानी कि 8 मार्च वो दिन बहुत खास है क्योंकि तब तक उन्होंने बोला है महिलाओं के लिए जो तमाम ऐलान किए गए हैं उस पर काम किया जाएगा। और जो पहली कैबिनेट की मीटिंग है प्रशांत जिसका आप जिक्र कर रहे थे, जो अब से कुछ देर में होगी, जिस पर पूरी दिल्ली की निगाहें टिकी हैं, दिल्ली की जनता की निगाहें टिकी हैं कि जिस भरोसे के साथ बीजेपी को वो लेकर आए हैं, चुनकर लेकर आए हैं, तो क्या इस मीटिंग में उनकी झोली में कुछ गिरने वाला है, इस पर भी नज़र लगातार बनी हुई है। इसीलिए हम बार बार ये बात कह रहे हैं प्रशांत कि ये पहली कैबिनेट की मीटिंग बहुत ही ज़्यादा अहम मानी जा रही है।
बिल्कुल, देखिए श्रद्धा, इसमें पहली बात तो कोई दोहरे वाली बात नहीं है कि दिल्ली की जनता ने मोदी की गारंटियों पर पूरी तरह से विश्वास जताया है और यही नतीजा रहा कि 70 में से 48 सीटों पर जो है पार्टी विजयी हुई है। 45% जो वोट परसेंट है वो पार्टी को मिला है। तो इसी के लिए जो आज पहली कैबिनेट की जो बैठक होगी उसमें आप मान के चलिए कि कोई ना कोई ऐसे प्रस्तावों को जरूर मंजूरी मिलेगी जो दिल्ली की जनता के लिए लाभकारी होंगे। और जैसा कि महिला दिवस आने वाले दिनों में आने वाला है, एक बड़ा दिन महिलाओं के लिए होता है, तो उसमें इससे ज्यादा जो एक उपहार है, एक गिफ्ट है सरकार की तरफ से महिला सम्मान योजना, उस प्रस्ताव को जरूर यहाँ पर मंजूरी मिल सकती है। साथ ही साथ जो फ्री बिजली की बात मैनिफेस्टो संकल्प पत्र में की गई थी उस पर भी मंजूरी जो है कैबिनेट अपनी दे सकता है। और जो जानकारी मिल रही है सूत्रों से, 14 जो सीएजी की रिपोर्ट है उनको भी सार्वजनिक करने का जो प्रस्ताव है, जो फैसला है, वो इस कैबिनेट की बैठक में लिया जाएगा। लेकिन एक बात श्रद्धा साफ है कि दिल्ली की जनता के लिए जो तोहफे का पिटारा है वो इस कैबिनेट की मीटिंग से जरूर खुलेगा और दिल्ली की जनता को खासकर तौर पर महिलाओं को मिलने जा रहा है। जनता को एक तरफ तोहफे का पिटारा मिलने वाला है, वो पिटारा खुलेगा, सस्पेंस है क्या क्या मिलेगा। लेकिन इसके अलावा कैग रिपोर्ट की भी आपने बात कही, तो एक तरफ जनता को तोहफा मिल सकता है, लेकिन क्या ऐसा है कैग रिपोर्ट के साथ ही और उस खुलासे के साथ ही और कैग रिपोर्ट के पर बात के साथ ही जो विपक्ष है यानी आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका लगे? देखिए श्रद्धा, आपने वो जरूर उनका बयान सुना होगा जब मुख्यमंत्री ने आज अपना कार्यभार संभाला। तो कार्यभार संभालते ही जो उन्होंने बात रखी वो एक तरह से एक्शन मोड की तरफ बिल्कुल इशारा कर रही थी कि मुख्यमंत्री पूरी तरह से एक्शन मोड में है। जिस तरह से उन्होंने कहा कि जो भी जो घोटाले हुए हैं उनकी जांच सर्वोपरि होगी। एक भी दिन जो है वो ऐसा दिल्ली सरकार का नहीं जाएगा जिसमें कोई कामकाज ना किया जाए। पूरी तरह से दिल्ली की जनता के लिए तत्पर ये दिल्ली सरकार रहेगी। और आज जहां तक आप यहाँ सचिवालय में मुख्यमंत्री के कमरे तक मीडिया पहुंच पाई है, जो पिछले 3 जो कार्यकाल रहे उसमें ऐसा नहीं हुआ, ऐसा आगे को देखने को नहीं मिलेगा। यानी कि जो एक कम्युनिकेशन गैप हो गया था दिल्ली सरकार और आम जनता के बीच में, कहीं की मीडिया के बीच में भी, उसको भी जो है कम किया जाएगा, ऐसे साफ संदेश दिए गए हैं। अगर सीएजी रिपोर्ट की बात करें तो बिल्कुल आप इसे मान के चलिए कि जब वो सार्वजनिक होगी, जब उस पे ऊपर जांच की जाएगी, तो जो भी आरोप और जो कुछ दबे मुद्दे हैं वो जब सामने आएंगे तो कार्रवाई जो है मुख्य विपक्षी दल जो कि आम आदमी पार्टी के ऊपर है वो हो सकती है। बिल्कुल, तो अब इंतज़ार है उस कैबिनेट की पहली मीटिंग का जो रेखा गुप्ता यानी कि सीएम की अध्यक्षता में अब से कुछ देर बाद होगी और उसमें क्या क्या मिलेगा दिल्ली वासियों को, इस तरफ भी नज़र है। और दिल्ली वासियों के साथ साथ विपक्ष यानी आम आदमी पार्टी की भी नज़र होगी कि क्या उसमें क्या क्या कैग पर बात होती है और किन मुद्दों पर बात होती है। क्योंकि जिस तरीके से आपने भी जिक्र किया प्रशांत, और कहा सीएम ने कि 1-1 रुपया वसूला जाएगा, ये साफ तौर पर कहा है। शीश महल की मैं बात कर लूँ तो शीश महल को म्यूजियम बनाने की बात कह डाली है सीएम रेखा गुप्ता ने। तो यानी कि पहले दिन से एक्शन मोड में, फुल एक्शन मोड में दिखाई दे रही हैं। और ये उनका एक्शन मोड जो है, जो उनके बयान है, ये साफ कर रहे हैं, ये बताने के लिए काफ़ी हैं कि वो विपक्ष पर हमलावर हैं और ये बता रहे हैं कि अब तक जो हुआ और जो कुछ घोटाले हुए उन सभी की फाइलें अब ज़रूर खोली जाएगी। प्रशांत जी बिल्कुल, जी श्रद्धा, इसमें कोई डर वाली बात नहीं। जैसे मैंने कहा कि उनके पहले ही वक्तव्य से नजर आ गया है कि मुख्यमंत्री पूरी तरह से एक्शन मोड में है। चाहे वो शीश महल की बात हो, क्योंकि साफ तौर पर उन्होंने कहा कि शीश महल में मैं नहीं रहूंगी, मुख्यमंत्री अब शीश महल के अंदर नहीं रहेंगी, इसको एक तरह से म्यूजियम में कन्वर्ट किया जाएगा। दिल्ली की जनता यहाँ पर आ सकती है, इसको देख सकती है, यहाँ पर इसका लुत्फ उठा सकती है और नई नई चीज़ें जो है वहाँ पर शीश महल के अंदर सरकार करेगी। उसको किसी थीम के साथ उसको जोड़ा जाएगा तो म्यूजियम में उसको कन्वर्ट किया जाएगा। एक साफ तौर पर जो दूसरी चीजें हैं, भ्रष्टाचार को लेकर उन्होंने साफ तौर पर काफी जो एग्रेसिव मोड है वो उनका नजर आया है। तो आप ये मान के चलिए कि जो शराब घोटाला भी एक बड़ा मुद्दा रहा था, सीएजी एक बड़ा मुद्दा रहा था, शीश महल की बात जो लगातार होती रही कि कितना पैसा उसके अंदर खर्च हुआ, क्या क्या दुरुपयोग पैसे का किया गया, हर एक चीज मामले की जांच जो है वो बीजेपी करवाएगी। प्रशांत, एक बात आपने गौर की होगी कि जो तस्वीरें इस वक्त हम देख रहे हैं, ऐसी तस्वीरें ज़्यादातर यूपी से सामने आती हैं, इस तरह घाट पर आरती होते हुए उत्तराखंड से सामने आती है और अब दिल्ली से भी ऐसी तस्वीर हमें दिखाई दे रही है।